तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कम्युनिटी इकोलॉजी समझने से पहले कम्युनिटी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो कम्युनिटी या इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ स्पेस एंड टाइम एंड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहने का मतलब कम्युनिटी जो है वो कई सारी स्पीशीज़ से मिलके बनती है और ये सभी स्पीशीज़ एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला इनपुट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कम्युनिटी में स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्ट जो करती हैं उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। एनवायरनमेंट से स्पीशीज़ का क्या इंटरैक्शन है इस चीज़ को अकाउंट में नहीं लिया जाता है। तो मेन फीचर्स क्या क्या हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटी के? तो सबसे पहली बात यह है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कम्युनिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो जैसा कि हमने बताया एनवायरनमेंट का इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो सिर्फ लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट नहीं लिया जाता है। और जो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी में पाए जाते हैं वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी की बात करें हम लोग स्पेसिफिकली, तो कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ पे पाए जाने वाले वेजिटेशन की होती है। टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में जैसा वेजिटेशन होगा उसी हिसाब से उस पर डिपेंडेंट फौना होगा या एनिमल्स होंगे। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा ये है कि कम्युनिटीज़ में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से फूड चेन, इंटरलॉकिंग फूड चेन के हेल्प से इंटरैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई सिंपल फूड चेन नहीं होगा। इंटरलॉकिंग फूड चेन का मतलब ये हो गया कि फूड वेब तैयार होगा और इसमें हर एक जो स्पीशीज़ होती है कम्युनिटी के अंदर वो बहुत सारे अनरिलेटेड स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीशीज़, किसी एक स्पीशीज़ का किसी एक ही स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन ना होके कम्युनिटी में पाई जाने वाली कई स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये दूसरा फीचर हो गया। तीसरा, कम्युनिटी का साइज़ जो है वो कैसा भी हो सकता है। बहुत छोटी कम्युनिटी जैसे कि स्मॉल पॉन्ड कम्युनिटी, छोटा सा तालाब है, वो भी अपने आप में एक कम्युनिटी है। और ह्यूज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ये भी अपने आप में एक कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि उस कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, ये भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। और उनका रिलेटिव अबंडेंस क्या है, यानी कि मान लीजिए 10 स्पीशीज़ पाई जा रही हैं तो हर एक स्पीशीज़ के कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उस चीज़ से भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। एंड देयर कोरिलेशन ऑफ अकरेंस। कोरिलेशन ऑफ अकरेंस का मतलब कि जब वो मौजूद हैं तो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। अब जितनी भी स्पीशीज़ कम्युनिटी में पाई जा रही हैं उनमें अंतर है, और किस चीज़ में अंतर है कि वो किस रेंज ऑफ कंडीशंस को टॉलरेट कर सकती हैं। भाई कुछ स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा टॉलरेंट होंगी, कुछ स्पीशीज़ कम। तो इस तरीके से स्पीशीज़ अलग अलग होती हैं। यहाँ तो हम लोगों में एक ही स्पीशीज़ है होमो सैपियंस, उसके बाद भी टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स का। तो यहाँ तो स्पीशीज़ भी अलग अलग हैं, तो इसी हिसाब से इनका टॉलरेंस लेवल अलग अलग होगा। अच्छा, जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, बोथ टाइम एंड स्पेस, यानी कि समय के साथ साथ, या टाइम एंड स्पेस का मतलब ये हो गया कि एक समय में भी अगर कंडीशंस चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इट एनवायरमेंटल परटर्बेशंस, तो उस दौरान क्या होता है
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और अबंडेंस है स्पीशीज का वो भी चेंज होता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऑल्दो वी आर नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लेकिन उसका असर जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन पे होगा कम्युनिटी के अंदर, वो तो अल्टीमेटली नजर आएगा ही। तो अब स्पीशीज कॉम्पोजिशन की हम लोग बात करते हैं। कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज का कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो कुछ स्पीशीज जो कम्युनिटी में पाई जाती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है या उनका जो बायोमास है वो ज़्यादा होता है और वो डोमिनेट करती हैं उस पर्टिकुलर इलाके को, उस पर्टिकुलर हैबिटेट को। और इस डोमिनेशन की वजह से या इस कंट्रोल की वजह से वो स्पीशीज बाकी स्पीशीज के ग्रोथ को कंट्रोल भी करती हैं। तो इस तरीके की स्पीशीज क्या कहलाती हैं? डोमिनेंट स्पीशीज, जिनका उस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही मेजर रोल, मेजर इफेक्ट है। तो किसी कम्युनिटी में जो डोमिनेंट स्पीशीज होती है वो जनरली सिंगल होती है, इकलौती ही डोमिनेंट। अब जैसे किसी जगह पे राजा एक ही होता है, प्रजा में तमाम लोग शामिल होते हैं, सरकार में प्रधानमंत्री एक ही है, तो उसी तरीके से डोमिनेंट स्पीशीज कम्युनिटी में एक ही है, होती है इन जनरल। और उस कम्युनिटी का नाम जो है उसी नाम के, उसी पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीशीज के नाम के बेसिस पे दे दिया जाता है। जैसे आज के डेट में भाजपा सरकार नहीं कहता कोई, मोदी सरकार कहा जा रहा है, तो वही हाल है भैया, ये भी हो गया। तो यहाँ पे क्या है? स्प्रूस फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो यानी कि वहाँ पे स्प्रूस की जो स्पीशीज हैं उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट कम्युनिटी में वो डोमिनेंट स्पीशीज की तरह बिहेव कर रही हैं। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है। अगर किसी कम्युनिटी में कोई स्पीशीज लो अबंडेंस में है, यानी कि उसकी संख्या बहुत कम है, उसके इंडिविजुअल्स की संख्या बहुत कम है, उसके बावजूद वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो स्पीशीज, तब उस स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? कीस्टोन स्पीशीज। तो डोमिनेंट स्पीशीज जो है उसकी तो संख्या ज़्यादा है, बायोमास ज़्यादा है, तो उस वजह से वो डोमिनेट कर रही है कम्युनिटी को या कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही। लेकिन जो कीस्टोन स्पीशीज होती है, कम संख्या या कम तादाद होने के बावजूद ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर पे मेजर इफेक्ट डालती है। तो कीस्टोन स्पीशीज टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट पाइन ने 1966 में। और इन्होंने इस टर्म को दिया किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? पिजास्टर, एक प्रेडेटरी स्टारफिश होती है, उस पिजास्टर स्टारफिश का इंटरटाइडल कम्युनिटी पे जो इफेक्ट है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने कीस्टोन स्पीशीज टर्म दिया था। अब क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पिजास्टर जो है, जो स्टारफिश है, ये बहुत सारे इंटरटाइडल ऑर्गेनिजम्स पे प्रे करता है। सर, हाँ, आपकी आवाज थोड़ी इको इको जैसी आ रही है बहुत दूर दूर से। ओके। अब ठीक आ रही है? हेलो? हाँ ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, वो माइक का इफेक्ट आ गया था, ठीक है। तो हाँ, पिजास्टर जो स्टारफिश होती है, इसका क्या हिसाब किताब है कि ये इंटरटाइडल ऑर्गेनिजम्स में, बहुत सारे इंटरटाइडल ऑर्गेनिजम्स पे प्रे करती है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो बहुत कॉमन नहीं हो पाता है या आउट कम्पीट नहीं कर पाता है अदर स्पीशीज को, जिसकी वजह से स्पीशीज की रिचनेस जो है वो मेंटेन रखने या प्रमोट करने में हेल्प करता है। मतलब कई सारी स्पीशीज पे ये फीड करता है पिजास्टर, तो सबको बराबर ही रखता है। मान लो कि एक या दो स्पीशीज पे फीड करता तो बाकी जो स्पीशीज रहती है वो बची रहती हैं और वो उनका संख्या ज़्यादा हो जाती, तो वो ज़्यादा कॉमन हो जाते। तो उस चीज़ को ये प्रोहिबिट करता है, जिसकी वजह से स्पीशीज़ रिचनेस लगभग सभी स्पीशीज़ के मेंबर्स की संख्या जो है वो बराबर या
उसके इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहते हैं कम्युनिटी में। तो इस तरीके से ये कीस्टोन स्पीशीज है, क्योंकि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है। अब ये जो कीस्टोन स्पीशीज, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो अभी जो एग्जाम्पल के साथ हमने देखा कि इनका बहुत वाइटल रोल होता है दूसरे स्पीशीज का रिलेटिव अबंडेंस को कंट्रोल करने में। तो अदर स्पीशीज की संख्या कितनी होगी, इस चीज को भी ये कंट्रोल करते हैं। अगर कीस्टोन स्पीशीज का लॉस हो जाता है कम्युनिटी से, तो उससे पूरी पॉपुलेशन में शार्प डिक्लाइन होने लगता है, दूसरी स्पीशीज में का एक्सटिंक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से पूरी फंक्शनिंग जो है कम्युनिटी की वो सीरियसली डिसरप्ट हो जाती है। क्यों? अब जैसे वही डिजास्टर का एग्जांपल ले लें, इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर अगर वो प्रे करता, तो उससे क्या होता, उस स्पीशीज की संख्या जो है वो कम होने लगती। अब वो पर्टिकुलर स्पीशीज हो सकता है अदर स्पीशीज को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रही हो, जिसकी वजह से जब वो पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएगी तो सपोर्ट स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो है कम्युनिटी की वो सीरियसली डिसरप्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दिया तो नहीं है, लेकिन हमको याद आ रहा है, फिग जो होता है, फिग ट्रीज जो होते हैं, ये भी कीस्टोन स्पीशीज का एग्जांपल होते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्रूट्स आते हैं या फ्रूटिंग होती है, फ्रूटिंग अकर्स एट अ टाइम व्हेन नो अदर प्लांट्स गिव फ्रूट्स, यानी जब बाकी प्लांट्स में फ्रूटिंग नहीं होती है तब इनमें फ्रूट्स आते हैं। इससे क्या होता है, ये फिग्स जो होते हैं दे सपोर्ट मंकीज एंड अदर एनिमल्स जो फ्रूगीवोरस होते हैं, उनको ये फिग जो है वो सपोर्ट करता है एट अ टाइम ऑफ फूड स्कार्सिटी, जब बाकी जगह फल वल नहीं अवेलेबल हैं। तो फिग ट्री भी जो है वो कीस्टोन स्पीशीज की तरह काम करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है अफ्रीकन एलिफेंट का। ये क्या करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट, ये जब अपने खाने के लिए इधर उधर टहलते हैं, तो उस टहलने के दौरान ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं श्रब्स और स्मॉल ट्रीज को, पैरों तले कुचल देते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो वुडलैंड हैबिटेट्स हैं वो धीरे धीरे पुश होते हैं टुवर्ड्स ओपन ग्रास लैंड, यानी कि एक पूरा कम्युनिटी का स्ट्रक्चर ये चेंज कर रहे हैं। जंगली जो कम्युनिटी है उसको ग्रास लैंड में तब्दील करने का काम करते हैं। ऑल्दो इट टेक्स टाइम, लेकिन ऐसा ये कर देते हैं। तो इसीलिए ये भी कीस्टोन स्पीशीज हो गया। अब हम बात करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी की। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस इन अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में कितनी संख्या है स्पीशीज की और उनका रिलेटिव अबंडेंस कितना, यानी हर एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। तो कितनी स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज को डिनोट करते हैं हम स्पीशीज रिचनेस से, और रिलेटिव अबंडेंस को डिनोट करते हैं हम स्पीशीज इवेननेस से। रिचनेस का मतलब कि मान लीजिए 100 स्पीशीज हैं, इवेननेस का मतलब कि हर एक स्पीशीज के कितने मेंबर्स हैं। तो मान लीजिए स्पीशीज 1 के 10 मेंबर हैं, स्पीशीज 2 के 12 हैं, स्पीशीज 3 के फिर 8 हैं, मतलब 10 के आसपास ही चल रहा है। तो इसका मतलब कि वो जो कम्युनिटी है या उस कम्युनिटी में जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो इवन डाइवर्सिटी है। अब मान लीजिए स्पीशीज 1 का एक ही मेंबर मौजूद है और स्पीशीज 10 के 1000 मेंबर मौजूद हैं, तो वो इवननेस तो नहीं हुई। तो इस तरीके से रिलेटिव अबंडेंस जो है वो स्पीशीज की इवननेस बताता है, नंबर ऑफ स्पीशीज उस कम्युनिटी में स्पीशीज की रिचनेस को बताता है। अब स्पीशीज इवननेस के कुछ टर्म्स और कुछ फैक्ट्स और देख लें। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल स्पीशीज ऑफ अ कम्युनिटी, जो जैसा कि हमने भी बताया आपको। स्पीशीज इवननेस जो होती है वो हाईएस्ट होती है जब जितनी भी स्पीशीज कम्युनिटी में या सैंपल में, जो सैंपल उस कम्युनिटी से हमने लिया, उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं उनका सेम अबंडेंस हो। वही बात है, यूनिफॉर्म नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हर एक स्पीशीज में पाए जाएं। अब ये जो अबंडेंस पैटर्न है स्पीशीज के मेंबर्स का, उसको कैसे एग्जामिन, कैसे हम उसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज ये पता लगा के हर एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं।
बायोमास पर स्पीशीज, जहां पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वहां पे बायोमास लेते हैं, और परसेंट कवर पर स्पीशीज, यानी कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो हैबिटेट है उसमें कितना कवर एक स्पीशीज ले रही, कितना इलाका, वो कितना दायरा उसको चाहिए। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इस तरीके से हम समझ भी सकते हैं थोड़ा सा। स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस, इन दो कंपोनेंट से मिलकर स्पीशीज डाइवर्सिटी तैयार होती है। तो ये जैसा कि हमने देखा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट, और यहाँ पे अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज इन कम्युनिटी, इवननेस हो गया। अब एग्जाम्पल देखें, समझें इसको जरा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे पास कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2। इसमें अगर हम देखें तो डॉग, फ्रॉग, एलिफेंट, लायन, हॉर्स, ये सारे हैं। यहाँ पे डॉग, स्क्वेरल, एलिफेंट, टाइगर, बियर, लेपर्ड और गोरिल्ला। अगर वैसे ही पूछा जाए तो कम्युनिटी 1 में नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, यानी कि इसकी स्पीशीज रिचनेस कम है। कम्युनिटी 2 में नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है, तो स्पीशीज रिचनेस इसकी ज़्यादा होगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे कितनी है? लो है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 स्पीशीज हैं कम्युनिटी 1 में। यहाँ स्पीशीज रिचनेस हाई है क्योंकि यहाँ पे 7 स्पीशीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, हर एक स्पीशीज में कितने मेंबर्स हैं, यानी कि एबंडेंस क्या है स्पीशीज का, तो यहाँ कम्युनिटी 1 में 30 डॉग्स हैं, 48 फ्रॉग हैं, 3 ही एलिफेंट्स हैं, 9 लॉयंस हैं और 20 हॉर्स हैं। जबकि कम्युनिटी 2 में अगर हम देखें तो यहाँ 20 डॉग्स हैं, 15 स्क्वायरल, 20 एलिफेंट, 25 टाइगर, 18। यहाँ अगर हम देखें नंबर को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। कहाँ सिर्फ 3 हाथी है यहाँ पे, मेंढक यहाँ पे कितने 48 हैं, लायन 9 हैं। यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 20, 15, 20, 25, 18, मतलब लगभग इवननेस यहाँ पे हमको नज़र आ रही है कि लगभग सेम अबंडेंस है सभी स्पीशीज़ का। तो यहाँ पे स्पीशीज़ इवननेस जो है वो क्या हो जाएगी? वो लो हो जाएगी, और यहाँ पे स्पीशीज़ इवननेस वो जो है वो हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर इस तरह का डेटा दिया हुआ है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। फिर से हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कम्युनिटी 1 है और ये कम्युनिटी 2 है। इसमें डॉग 10, यहाँ पे 5। अगर ऐसे देख लें, जितने भी ये यहाँ पे स्पीशीज, डॉग, फ्रॉग, एलिफेंट, लायन, हॉर्स, 10 10 10 10 10, सारे ही लगभग बिल्कुल यूनिफॉर्म है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे कितने हो गए? 50 हो गए, चूंकि 5 स्पीशीज है। यहाँ भी 5 स्पीशीज की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी 2 है, लेकिन यहाँ पे संख्या कम है, 5 5 5 5। यहाँ पे देखिए हॉर्स 30 हो गया। टोटल अगर हम करें तो हमको ओवरऑल 50 यहाँ पे भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि स्पीशीज इवननेस किस कम्युनिटी में ज़्यादा है, तो जवाब दीजिए। 1 में। कम्युनिटी 1 में, क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्म है। कम्युनिटी 2 में यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मामला एकदम एक्सट्रीम पे चला गया, तो इसलिए यहाँ पे इवननेस कम हो गई। स्पीशीज रिचनेस की अगर हम बात करें तो स्पीशीज रिचनेस की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है? उस कोई डिफरेंस नहीं है। यस, एग्जैक्टली, स्पीशीज रिचनेस दोनों की सेम है, हमको नंबर ऑफ स्पीशीज से मतलब है। अच्छा, अब ओवरऑल हमको तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 50-50 मिल रहे हैं। हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें इन दोनों कम्युनिटी में, तो कौन सी ज्यादा डाइवर्स है? दोनों ही तो। यही समझना है। कम्युनिटी 2 जो है वो ज्यादा डाइवर्स है कि कम्युनिटी 1? डाइवर्सिटी हम कब कहते हैं? डाइवर्सिटी में दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, यानी कि स्पीशीज रिचनेस भी और स्पीशीज इवेननेस भी। तो जब स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवेननेस दोनों हाई होगा तो उस कम्युनिटी को हम कहेंगे कि उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो जैसा हमने पूछा कि स्पीशीज रिचनेस तो दोनों में सेम है, फिर हाई क्या है? इवननेस। किस में? कम्युनिटी 1। तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई। आई बात समझ में?
जी। ठीक है, तो अब आते हैं अगले टर्म पे। अब इस डाइवर्सिटी को के जो अलग पैरामीटर्स उसको देखते हैं। आर एच विटेकर 1972, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाला भी दिया था, इन्होंने 3 लेवल्स जो है वो डाइवर्सिटी के डिस्क्राइब किए। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 टाइप की डाइवर्सिटी है। अल्फा को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी विद इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। तो इसको शॉर्ट में कह देते हैं विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। किसी किसी हैबिटेट के अंदर कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं, कितनी डाइवर्स स्पीशीज हैं, वो अल्फा डाइवर्सिटी से रिप्रेजेंट होता है। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवेननेस। दोनों को देखेंगे तब हम फाइनल डाइवर्सिटी बता सकते हैं। खैर, अब आते हैं बीटा पे। तो बीटा क्या है? बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स, यानी कि अलग अलग हैबिटेट्स के को जब हम कंपेयर करें तो उसमें क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी आ रही है, वो बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है? कम्युनिटी के बाद जो है अगला जो हायरार्की आती है वो लैंडस्केप की आती है। तो कम्युनिटी में हम क्या देखते थे? कम्युनिटी में हम सिर्फ स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन देखते थे, लेकिन उन स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन प्लस इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट अगर हम देख लें तो लैंडस्केप कहलाता है। वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की है लैंडस्केप। तो जितनी भी स्पीशीज डाइवर्सिटी लैंडस्केप में पाई जा रही है टोटल, उसको हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी या रीजनल डाइवर्सिटी। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये स्केल्स हैं डाइवर्सिटी की। अल्फा जो है वो नीचे के लेवल पे है, बीटा उससे ऊपर और गामा सबसे ऊपर। अब अल्फा डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। डिफाइंड एरिया में कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं। बीटा डाइवर्सिटी, इससे क्या मेजर करते हैं? चेंज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग हैबिटेट्स। अलग अलग हैबिटेट्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे चेंज हो रही है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए बीटा डाइवर्सिटी का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से जो बीटा डाइवर्सिटी है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या बताती है? एक्सटेंट ऑफ हैबिटेट सिलेक्शन और स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो स्पीशीज हैं अपने पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए कितना स्पेशलाइज्ड हैं, इस चीज़ का भी इंडिकेशन बीटा डाइवर्सिटी दे देती है। गामा डाइवर्सिटी क्या करती है? ये अल्फा और बीटा दोनों डाइवर्सिटी का सम होता है, दोनों को कलेक्टिवली ले लिया तो गामा डाइवर्सिटी होगी। अब इसको जरा न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमारे पास 3 हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट 1, हैबिटेट 2, 3, और यहाँ पे सर्टन स्पीशीज यहाँ पे इंडिकेट की गई हैं, 10 स्पीशीज हैं। ठीक, पहले हैबिटेट में हमको स्पीशीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्पीशीज हमको मिल रही हैं। दूसरे हैबिटेट में हमको स्पीशीज कहाँ से? 3, 4, 5, 6, 7, और तीसरे हैबिटेट में हमको मिल रही हैं स्पीशीज 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब हम सोच रहे हैं ऐसे बता दें, ऐसे पूछ लें, दिखाएं ना आंसर। हैबिटेट 1 में अल्फा डाइवर्सिटी कितनी होगी? हैबिटेट 1 में बताओ। 6। और हैबिटेट 2 में? 5। हाँ ठीक है, तो हैबिटेट 3 का भी पता चल जाएगा। बीटा डाइवर्सिटी, अब बीटा डाइवर्सिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बीटा डाइवर्सिटी के लिए हमको देखना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो हम हैबिटेट 1 और हैबिटेट 2 में कंपेयर कर रहे हैं, क्या होगी बीटा डाइवर्सिटी? बीटा डाइवर्सिटी की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ये करते हैं कि भाई, अच्छा चलो बता दे रहे हैं क्या क्या करते हैं। जो कॉमन स्पीशीज हैं उन हैबिटेट्स में वो तो कॉमन ही है। एक्सक्लूसिव स्पीशीज का जब हमको पता चलेगा तभी तो हमको बीटा डाइवर्सिटी पता चलेगी। तो अब बताओ। 3। हाँ, 3। हैबिटेट 1 और 2 के बीच में 3। 3, हैबिटेट 2 और 3 के बीच में
वो पूरा दिख ही नहीं रहा है दिख नीचे रहा है, तक। दिख रहा है, स्पीशीज 10 तक दिख रहा है। किस में, 2 और 3 के बीच हाँ, में? 2 और 3 के बीच में बताओ। 1 2 5। 5, बिल्कुल सही। और गामा डाइवर्सिटी अगर हम बोलें तो इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, अल्फा और बीटा का प्लस करो। ओवरऑल डाइवर्सिटी कितनी स्पीशीज यहां नजर आ रही हैं ओवरऑल? हद है, 10 स्पीशीज दिख नहीं सारे रही। प्लस करना है या जितना चेंज है उसको प्लस करना चेंज है? का क्या मतलब होता है भाई? गामा डाइवर्सिटी जो है अल्फा और बीटा को कंबाइन ले रही है। इसका मतलब ओवरऑल उस पूरे लैंडस्केप, भाई लैंडस्केप में एक से ज्यादा हैबिटेट्स होंगे, तो यहां 3 हैबिटेट्स दिखा दिए गए। इन तीनों में ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है? ओवरऑल कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं तीनों हैबिटेट्स को अगर हम मिला लें तो? 10 स्पीशीज। 10। तो वो हो जाएगी गामा डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिखा हुआ सब। तो यहाँ अल्फा डाइवर्सिटी 6 है, 5 6 यहाँ पे भी है। और बीटा डाइवर्सिटी जब हैबिटेट 1 और 2 के बीच में कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में 5 आ जाएगा, 1 और 3 के बीच में करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गामा डाइवर्सिटी जो है वो 10 हो जाएगी। गुड। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इंडेक्स की। अभी तक तो डाइवर्सिटी के टाइप्स की बात कर रहे थे, अब इंडेक्स की बात करेंगे। तो इंडेक्स मतलब अब मैथमेटिकल इनपुट आएगा यहाँ पे। तो डाइवर्सिटी इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल मेजर होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी का किसी कम्युनिटी में। अभी तक तो हम वैसे ही देख रहे थे, अब मैथमेटिकली कैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी का पता लगाते हैं, तो वो डाइवर्सिटी इंडेक्स से पता चलेगा। इसमें क्या है इससे क्या मेजर करते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स अमंग दोज स्पीशीज। इसी को मेजर करना है, किसी इलाके में कितनी स्पीशीज हैं और उन स्पीशीज के इंडिविजुअल मेंबर्स की संख्या कितनी है, बस। इसका मतलब सिंपली वही हो गया कि ये स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस दोनों को कैलकुलेट करने का इसमें प्रोसीजर होना चाहिए, होगा ही। अब 2 ग्रुप्स हैं डाइवर्सिटी इंडेक्स के, 2 ग्रुप हैं। इंडेक्स को ही प्लूरल में इंडिसेस कहते हैं। तो 2 ग्रुप्स हैं इंडिसेस के, एक है डोमिनेंस इंडिसेस और दूसरा है इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक इंडिसेस। समझ लेते हैं इसको। तो डोमिनेंस इंडिसेस या इंडेक्सेस जो होते हैं वो ज्यादा किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं? कॉमन या डोमिनेंट स्पीशीज के अबंडेंस से, तभी वो डोमिनेंस इंडेक्स कहला रहे हैं। तो डोमिनेंट स्पीशीज का अबंडेंस कितना है, डोमिनेंट स्पीशीज का, ये डोमिनेंट इंडेक्स कैलकुलेट करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये एक डोमिनेंट इंडेक्स है। इंफॉर्मेशन स्टैटिक इंडेक्स, इसमें नंबर ऑफ रेयर स्पीशीज, ये इस इंडेक्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो यहाँ डोमिनेंट स्पीशीज से को कैलकुलेट करेंगे या उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ रेयर स्पीशीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब इन दोनों इंडेक्सेस को हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, तो जैसा कि हमने देखा ये किस चीज पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये किस चीज को मेजर करता है? इस डाइवर्सिटी इंडेक्स से क्या मेजर करते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी दैट 2 इंडिविजुअल्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल विल बिलोंग टू सेम स्पीशीज। इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट, कोई सैंपल है हमारे पास, उसमें से रैंडमली हमने 2 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो उन दोनों इंडिविजुअल्स का सेम स्पीशीज का मेंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कैलकुलेट करते हैं हम इस सिम्पसन इंडेक्स से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ डोमिनेंस। भाई डोमिनेंट स्पीशीज क्या होती हैं? जिनका कम्युनिटी में संख्या या बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है और उसको हम रैंडमली अगर 2 इंडिविजुअल्स पिक करें, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी स्पीशीज से तो दोनों इंडिविजुअल बिलोंग करने चाहिए। तो वो प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि डोमिनेंस जो पैरामीटर है उसी के हिसाब से इंडेक्स चल रहा है।
अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डी से रिप्रेजेंट करते हैं इस इंडेक्स को, सिग्मा पी आई स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा मतलब समेशन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन टू द पावर 2। अब इसमें ये पैरामीटर्स क्या हैं इसको समझ लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये फॉर्मूला बस ऐसे याद रखना है आपको। पी आई क्या है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज, मतलब हर एक स्पीशीज के कितने मेंबर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है, तो उसी को रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। तो पी आई को ही हम एन अपॉन एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन द सैंपल, सैंपल के लिए कैलकुलेट करते हैं हम। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इन द सैंपल। तो स्मॉल एन किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की बात हो रही है, उनके कितने मेंबर हैं, और कैपिटल एन पूरे सभी जितने मेंबर्स हैं सबको एक साथ ले लिया गया। तो जब इन दोनों का रेशियो लिया जाता है तो वही हो जाता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज, है ना। अरे भाई सिंपली मान लो कि 10 घोड़े हैं और 10 हाथी भी हैं, 10 बंदर भी हैं, 10 गाय हैं, 10 चूहे भी हैं। तो अब ये 10 घोड़े जो हैं इनका रिलेटिव अबंडेंस कितना है उस कम्युनिटी में, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 10 10 10 ये सारे 50 हो गए, 10/50 ये कर देंगे हम, तो ये जो वैल्यू आएगी 5 वो क्या आ जाएगा जो 0.2, ये जो है उस घोड़े की स्पीशीज की रिलेटिव अबंडेंस इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए किसी फाइनाइट एक सेकेंड, क्या हो गया, किसी फाइनाइट कम्युनिटी के लिए डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज है। सिग्मा स्मॉल एन माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1। फाइनाइट कम्युनिटी का मतलब ये हो गया कि हमको फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या रिलेटिव अबंडेंस उनकी पता है, वो चेंज नहीं हो रहा है, कम से कम जब हम सैंपल ले रहे हैं उस दौरान। अब ये जो D है, D क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डोमिनेंस। तो जैसे जैसे D बढ़ेगा यानी डोमिनेंस बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि एक स्पीशीज अगर बढ़ती चली जाएगी तो ओवरऑल जो स्पीशीज इवेननेस है वो कम होगी। तो डाइवर्सिटी किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ इवेननेस घटेगी। डोमिनेंस बढ़ेगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी घटेगी, किस सेंस में? स्पीशीज इवेननेस घट रही है इसलिए। जो D की वैल्यू होती है इसका रेंज कहां से कहां तक आता है? 0 से 1। 0 का मतलब अगर D की वैल्यू 0 है इसका मतलब कि इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, यानी कोई भी डोमिनेंट स्पीशीज उस कम्युनिटी में नहीं है, सब स्पीशीज अपने हिसाब से चल रही हैं, तो वो इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। अगर D की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब कि सब की सब वो डोमिनेंट स्पीशीज के ही मेंबर्स हैं, तो इसमें अब कोई डाइवर्सिटी बची? कोई डाइवर्सिटी नहीं बची जब एक ही स्पीशीज के सारे मेंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने इसीलिए लिख दिया हायर द वैल्यू ऑफ D स्मॉलर इज द डाइवर्सिटी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट से, या वैसे न्यूमेरिक वैल्यू दे के पूछ सकता है। तो अब ये जो सिम्पसन इंडेक्स है या कैपिटल D, इसको रिपोर्ट एक्चुअली में कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए। इसको रिपोर्ट करने का जो तरीका होता है, इट इज रिपोर्टेड एज इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको D के फॉर्म में ना रिपोर्ट करके 1 माइनस D के फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है। और ये 1 माइनस D जो होता है इसको हम कहते हैं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। सिर्फ सिम्पसन इंडेक्स कह रहे हैं तो उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सिम्पसन इंडेक्स
ऑफ डाइवर्सिटी जब हमने कह दिया तो उसको 1 - d से डिनोट करेंगे। अब क्यों ये फालतू का काम करते हैं, समझने की बात है। यहाँ पे जो है इनवर्स रिलेशन आ रहा है, डी की वैल्यू जब ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी कम है। उस इनवर्स रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए ही ये नौटंकी करते हैं कि सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी उसको कह दिया और 1 - d। जब 1 - d कर देंगे उस केस में भी जो वैल्यू आएगी इस इंडेक्स की वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, 0 और 1 के बीच में। लेकिन अब अगर वैल्यू हायर है इंडेक्स और डाइवर्सिटी की तो डाइवर्सिटी भी हायर होगी। क्या समझ में आ रहा है? अब ये आगे आएगा, नीचे समझ में आ जाएगा और क्लियर। तो सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी that two individuals randomly selected from a sample will belong to different species। याद करिए, ऐसा ही स्टेटमेंट ऊपर जब हमने सिम्पसन इंडेक्स के लिए बोला था तो वहां हमने कहा था कि वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है कि जब दो इंडिविजुअल्स निकाले जाएंगे किसी सैंपल से तो दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए। लेकिन जब यहाँ हमने 1 - d कर दिया या सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात कर दी तो यहाँ जो दो इंडिविजुअल्स निकाले जा रहे हैं सैंपल से वो अलग अलग स्पीशीज के होने चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है हिसाब किताब, तो ध्यान देने की बात है। अब इसको जरा हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या हिसाब किताब आ रहा है? मान लीजिए स्पीशीज़ है यहाँ पे, ये सब मैंगो, अशोक, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट कम्युनिटी है। मैंगो, अशोक, कैशू, कोकोनट, अमलतास, इन सब के 2, 8, 1, 1, 3 इतने ये मेंबर्स हैं, ठीक। अब इसमें हम सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू अगर प्राप्त करना चाहें तो एन की वैल्यू हमको सारे की पता है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ कितने जो इंडिविजुअल्स हैं। n इंटू n-1 जब हमको कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेशंस यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये लिखा हुआ है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू से जब हम ये फाइनाइट कम्युनिटी के लिए निकालते हैं तो d की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? भाई फॉर्मूले में रख देंगे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। d की वैल्यू जो है सम करेंगे, ये जितनी भी स्पीशीज हैं इन सभी का सम करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू आएगी ये 64। ये सिग्मा इसीलिए बड़ा सा लगा हुआ है कि ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं यहाँ 2, 56, 6 इन सबको जोड़ देंगे, 0, 0 तो खैर जोड़ें चाहे ना जोड़ें। तो d की वैल्यू क्या निकल के आई? 0.3, ऐसे कैलकुलेट करने से। तो सिम्पसन इंडेक्स जो है वो आ गया 0.3। लेकिन सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी 1 - d, यानी ये निकल के आएगा 0.7। तो इसका मतलब यही हो गया कि अब इस केस में ये जो हमने ये वाला बताया था, हायर द वैल्यू हायर इज द डाइवर्सिटी। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की, उतना ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। अब आते हैं दूसरे इंडेक्स पे, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, या इसको हम लोग शैनन वीनर इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी स्पीशीज डाइवर्सिटी का ही मेजर है, लेकिन ये किस चीज़ पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन थ्योरी पे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है किसी कम्युनिटी में, स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को रैंडमली पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी, या हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को रैंडमली पिक करना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होगा। बात समझ रहे हैं? पर्टिकुलर स्पीशीज, पूरी स्पीशीज तो निकाल नहीं लेंगे, इंडिविजुअल की बात हो रही है। मतलब अगर डाइवर्सिटी किसी कम्युनिटी में स्पीशीज की बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बिल्ली, चूहा सब उसमें है और बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं, और हम कोशिश करें कि हम उस सैंपल में से एक इंडिविजुअल निकालें और जो इंडिविजुअल निकालें वो बिल्ली ही हो, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। ये बहुत अनिश्चित है कि सैंपल में से बिल्ली ही निकले।
इसको कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे शैनन इंडेक्स बढ़ता है, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस ये दोनों ही बढ़ते हैं शैनन इंडेक्स के साथ। इसके लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे एच प्राइम से इसको डिनोट करते हैं, माइनस सिग्मा पी आई एल एन पी आई। आई की रेंज आएगी 1 से लेकर एस तक। अब ये सब क्या पैरामीटर्स हैं, एक मिनट देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन दिस सैंपल, इसका मतलब वो स्पीशीज रिचनेस की बात हो रही है। पी आई फिर वही है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज, जो हमने अभी पिछले फॉर्मूला में देखा था, स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन। तो यहाँ पे बस ये एस जो है वो टर्म ऐड हो गया स्पीशीज रिचनेस वाला। अब इसको अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे फिर हमारे पास स्पीशीज हैं अलग अलग, उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है, अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जा रही है, स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन। नेचुरल लॉग लेंगे तो वैल्यू आ रही है, फिर नेचुरल लॉग से फिर से पी आई को, यानी कि इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज हमको मिलेंगी। टोटल नंबर जो है इंडिविजुअल्स का वो 27 निकल के आ रहा है। तो एच इंडेक्स जो है यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 1.372। ये 0 से 1 के बीच में नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखनी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, ये मैपल आप देख रहे हैं, इसकी संख्या कितनी है, इसका सिर्फ एक पेड़ है मैपल का। तो इसका मतलब ये है कि जो रेयरेस्ट स्पीशीज है, जैसा मैपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये भी इंडेक्स में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। देखिए इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और जब सिग्मा करेंगे तो ये भी ऐड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी रेयर स्पीशीज मौजूद हैं, यानी कि जिनके इंडिविजुअल्स की तादाद कम है या जिनका अबंडेंस कम है, तब भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अकुमुलेट होगा। ये बहुत खास बात है। वहाँ डोमिनेंट स्पीशीज वाला चल रहा था सिम्पसन में, यहाँ शैनन में रेयर के हिसाब से काम चल रहा, रेयर को भी काउंट किया जा रहा है। तो इससे शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स से फिर ये क्या फ़ायदा हुआ कि जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट्स हैं, जो कि अक्सर रेयर स्पीशीज़ की ही स्टडी करते हैं, तो उनकी इम्पॉर्टेंस कम्युनिटी के लिए क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स से। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब एक और इंडेक्स है पाइलूज इवेननेस इंडेक्स, जे से इसको, जे प्राइम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जे डॉट जे डैश से। ये क्या करता है, ये क्वांटिफाई करता है कि कोई कम्युनिटी न्यूमेरिकली, या हम ये कहें कि उस कम्युनिटी में जो स्पीशीज की इवेननेस है वो कितनी कितनी इवन है, कितनी इक्वल है। तो बस ये ऐसे इसका फॉर्मूला आप समझ लीजिए, सच कहीं डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, इसको कंपेयर या रेशियो ही है ये बेसिकली, एच डैश अपॉन एच डैश मैक्स, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड डाइवर्सिटी है वो, और उस कम्युनिटी में जो मैक्सिमम पॉसिबल डाइवर्सिटी विद सेम रिचनेस। अब इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम पॉसिबल डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी विद सेम रिचनेस, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज उतनी ही रहें, 10 स्पीशीज हैं तो 10 ही रहें, लेकिन वो 10 कितनी इवन हो रही हैं, जितना ज़्यादा इवननेस उनमें आती जाएगी उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी ओवरऑल बढ़ती जाएगी। तो उस चीज़ को ये एच मैक्स डिनोट करता है। तो इट इज़ सिंपल रेशियो। तो ये हो गया कंप्लीट। और इसको बताएं आगे या यहाँ पे कंप्लीट करें, रहने दें, बता दें? जी सर। ठीक है।
अब है डिस्टरबेंस और स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिस्टरबेंस क्या चीज होती है? डिस्टरबेंस वो इवेंट है जो कम्युनिटी में चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है। कैसे? या तो कम्युनिटी में से ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देगा, या रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। अब ये सब तो टेक्निकल डेफिनेशन है, कुछ नहीं। तूफान आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ओवर ग्रेजिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा चरागाह जो है वो, या ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब जब डिस्टरबेंस होंगे तो वैसे ही कुछ जानवर मर जाएंगे, रिसोर्स डिप्लीट हो जाएगा। इसी को हम डिस्टरबेंस कह रहे हैं। अब ये जो डिस्टरबेंस के इवेंट्स हैं जो इतने उस ऊपर हमने एग्जांपल आपको बताए, ये किस चीज़ से कैरेक्टराइज होते हैं? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? कितनी बार वो डिस्टरबेंस हो रही है, यानी कि मीन नंबर ऑफ डिस्टरबेंस दैट अकर विद इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? कि उस डिस्टरबेंस की वजह से कितना बायोमास या पॉपुलेशन जो स्पीशीज की है वो मर रही है, किल्ड हो रही है, या एलिमिनेट हो जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये सब भयानक आपदाएं कब कितनी बार आ रही हैं, और जब आ रही हैं तो कितने लोगों को काल के गाल में समाहित कर ले रही हैं, तो वो इंटेंसिटी हो गई। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ग्राफ से हम इसको समझ लेते हैं। एक ये हाइपोथेसिस है, इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, देखिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या दिया जा रहा है? इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टरबेंस। कुल मिला के डिस्टरबेंस की बात हो रही है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर डिस्टरबेंस लो है तो भी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है। फिर जैसे जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है, जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है डिस्टरबेंस की, वो इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच रही है। और जब ये इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस की और ज़्यादा होगी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी फिर से कम हो जाएगी। भैया ये क्या कहानी है, इसको समझते हैं। अब देखिए, ये तो हमने ग्राफ बता दिया आपको, ग्राफ फिर से आप समझ लें कि अगर लो डिस्टरबेंस हो रहा है तो शुरुआत में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम रहेगी। डिस्टरबेंस एक इंटरमीडिएट लेवल तक रहेगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमको मैक्सिमम मिलेगी। और फिर और ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगेगा तो फिर से स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तीन वैल्यूज़ देखो। तो ये जो इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस हाइपोथेसिस है, इसका पहला प्रोपोजिशन क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी इज लो एट लो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टरबेंस। हमने कुछ और कहा था क्या? हाँ, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। यहाँ पे हर चीज़ लो है ना, ये तो शुरुआत है। यहाँ तो इंटेंसिटी डिस्टरबेंस भी लो है और स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी लो है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। वैसे तो अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी हम लोग देखेंगे ही, लेकिन शुरुआत में जब स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन तो वैसे ही हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगी तभी तो कंपटीशन होगा। बी यानी इंटरमीडिएट स्टेज पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। कब? जब डिस्टरबेंस जो है वो उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब तक गुड कॉलोनाइजर्स और गुड कॉम्पिटिटिव स्पीशीज, इन दोनों की संख्या उस कम्युनिटी में लगभग बराबर हो जाती है। तीसरा, फिर से स्पीशीज डाइवर्सिटी लो हो रही है जब डिस्टरबेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस दौरान केवल जो गुड कॉलोनाइजर्स हैं या हाईली टॉलरेंट स्पीशीज हैं यही परसिस्ट कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पीशीज जो है वो इस यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती है। तो बस आप ऐसे समझिए
यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पीशीज की वजह से लो है जो भी, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्लस कॉलोनाइजर दोनों की वजह से, और यहाँ पे केवल कॉलोनाइजर्स हैं। स्पीशीज स्पीशीज, तो जब यहाँ पे दोनों हैं तो जाहिर सी बात है स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इसीलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी इन दोनों जगह पे कम होती है। मतलब एट लो इंटेंसिटी, लो डिस्टर्बेंस और हाई डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं कम्युनिटी के स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्टेबिलिटी जो होता है इकोलॉजिकल टर्म में अगर हम बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? रेजिस्टेंस और रेजिलियंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी टू रेजिस्ट डिस्टरबेंस। जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है, आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, उसको कितना रेजिस्ट कर सकते हैं। रेजिलियंस का मतलब, रेजिलियंस का मतलब कि किसी कम्युनिटी की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से डिस्टरबेंस होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, इसको रेजिलियंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब कि कोई जो चेंज हो रहा है उस चेंज को रेजिस्ट करे, और रेजिलियंस का मतलब चेंज वेंज हो गया उसके बाद वापस से अपनी स्टेट में आ जाए। रेजिस्टेंस जो होता है वो के सिलेक्टेड स्पीशीज में ज़्यादा होता है। के सिलेक्टेड यानी कि जो ऑलरेडी अपने कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच चुकी हैं। रेजिलियंस जो होता है वो, रेजिलियंस के लिए आर सेलेक्टेड स्पीशीज ज़्यादा सूटेबल होती हैं, क्योंकि आर सेलेक्टेड मतलब कि वो मैक्सिमम रेट, बर्थ रेट और रिप्रोडक्टिव रेट जो भी है दिखाएंगे वो कब, जब सारा डिस्टर्बेंस हो चुका होगा, तो उसके बाद वापस से रिप्रोड्यूस करके फिर से अपने स्टेट को गेन कर लेंगे। अब ये जो दोनों टाइप की स्टेबिलिटी हमने बताई आपको, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि किसी स्पीशीज में दोनों ही कैपेसिटी एक साथ मौजूद हो, रेजिस्टेंस भी हो, रेजिलियंस भी हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू डेवलप बोथ एट द सेम टाइम। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। पाइन फॉरेस्ट हमारे पास है। पाइन फॉरेस्ट जो है जनरली क्या होता है, क्वाइट रेजिस्टेंट टू फायर। मतलब कि पाइन के जो जंगल होते हैं उसमें आग लगने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर लग ही गई, खुदा न खास्ता आग लग गई, तो इनकी जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो होती है, मान के चलिए नहीं ही होगी। इसका मतलब कि इनके अंदर रेजिलियंस क्या है, बहुत कम है। रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है आग के खिलाफ, लेकिन आग लग गई और स्वाहा हो गए तो वापस से पनप नहीं पाएंगे, यानी कि लो रेजिलियंस। इसी तरह से ग्रासलैंड का अगर हम एग्जांपल लें तो इनमें आग बड़ी जल्दी लग जाती है, यानी कि इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन रिकवर्स क्विक इन अ फ्यू ईयर्स। लग गई आग, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद 2-3 साल में फिर से घास की मैदान जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि इनके जो वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो सब ज़मीन के अंदर रहते हैं। आग जब लगती है ऊपर ऊपर लगती है तो वो दबे रहते हैं, फिर बारिश होती है तो फिर से पनप आते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो दोनों पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस, एक साथ नहीं पाए जाते, किसी में एक किसी में दूसरा। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस की। तो ये जो डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, इसको किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन, 1958। इसका मतलब ये क्या कहती है कि अगर कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो उतनी ही वो स्टेबल और प्रोडक्टिव होगी। अच्छी बात है, समझ सकते हैं। स्पीशीज़ पुअर कम्युनिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि आइलैंड कम्युनिटीज़, ये ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं इन्वेडिंग स्पीशीज़ के लिए एज कंपेयर टू स्पीशीज रिच कम्युनिटी, जैसे कि मेनलैंड कम्युनिटीज। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे पहले से कम स्पीशीज हैं, वहाँ अगर कोई नई स्पीशीज चली आएगी, एग्जॉटिक स्पीशीज, तो वो तो अपना दबदबा बना ही लेगी। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई नया अगर मेंबर आएगा, नया स्पीशीज, तो उसको विरोध झेलना पड़ेगा, इतनी आसानी से काबिज नहीं हो पाएगा उस इलाके में। वो सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अब लेटेस्ट व्यू क्या है? लेटेस्ट व्यू ये है कि जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होता है स्पीशीज के बीच में,
सिर्फ डाइवर्सिटी की बात ना करें कि संख्या अगर ज़्यादा है तो स्पीशीज आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही हैं वो डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी किसी कम्युनिटी की। ये अब की बात हो रही है। तो जैसे कुछ ग्रासलैंड्स ऐसे हैं जहां पे डाइवर्सिटी जो है वो इंडिविजुअल प्लांट पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को तो डिक्रीज कर सकती है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करती है। ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो देखिए, नेचर में बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाती हैं, एक साथ रहती हैं और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस शो करती हैं। तो ये जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सिटी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं कि 50 स्पीशीज हैं तो कम्युनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। वो 50 जो है आपस में, जैसे स्पीशीज नंबर 1 जो है कितने और स्पीशीज से इंटरेक्ट कर रही है, स्पीशीज नंबर 5 जो है बाकी कितने, आपस में कितना मैग्नीट्यूड है इंटरेक्शन का, वो जो है कम्युनिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करती है। तो जैसे जैसे इंटरेक्शन जो है या इंटरेक्टिंग स्पीशीज बढ़ती हैं वैसे वैसे कम्युनिटी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इंटरेक्शन पे ध्यान रखना है, सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज पे ध्यान नहीं रखना है, कितनी इंटरेक्ट कर रही हैं स्पीशीज उसमें से वो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं कम्युनिटी को। अब ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का, जो कि उन स्पीशीज में होते हैं जो सेम ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाते हैं, या वर्टिकल इंटरेक्शंस जो उन स्पीशीज में पाए जाते हैं जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे मौजूद होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मतलब सेम ट्रॉफिक लेवल में इंटरेक्शन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। वर्टिकल कंपटीशन मतलब कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की जो स्पीशीज है उनमें जो हो रहा है। अब फिर नए इकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस कम्युनिटी स्टेबिलिटी। अब बताइए क्या कहा जाए, ऐसा क्यों है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स रैंडम सिस्टम्स होते हैं उनमें अगर दिक्कत होती है, पर्टर्बेशंस होते हैं, तो वो सिंपल जो कम्युनिटी है उनकी तुलना में रिकवर मुश्किल से करेंगे, क्योंकि उस रिकवरी में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इस वजह से अब ये बातें होने लगी हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। खैर, अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी ग्रेडियंट एंड बाउंड्रीज। ये क्या चीज़ है? इसमें देखिए, ग्रेडियंट कम्युनिटी का और बाउंड्री, कम्युनिटी कैसे कैसे एक दूसरे में तब्दील होती है या क्रॉस करती है, और उनका बाउंड्री कहाँ है, कहाँ दायरा ख़त्म होता है। इकोटोन इंपॉर्टेंट। इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन ऑफ वेजिटेशन सेपरेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। दो अलग अलग कम्युनिटी को सेपरेट करने वाला जो ट्रांजिशन जोन है उसको कहते हैं इकोटोन। जैसे कि जंगल और ग्रासलैंड, इन दोनों के बीच। अब यहाँ इकोटोन में दो अलग अलग एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि बाउंड्री पे है ये। यहाँ जो वेजिटेशन पाई जाती है वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, वो दोनों कम्युनिटी या दोनों इकोसिस्टम से अलग होती है। इकोटोन जो है नैरो भी हो सकता है या वाइड भी हो सकता है। यहाँ पे जो कंडीशंस पाई जाती हैं इकोटोन में, वो अगल बगल के जो दोनों इकोसिस्टम हैं जिसके बीच में इकोटोन है उससे इंटरमीडिएट कंडीशंस पाई जाती हैं। दोनों की कुछ कॉमन कंडीशंस वहाँ पे मौजूद होती हैं। और इकोटोन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सफिशिएंटली ग्रेट नंबर ऑफ स्पीशीज और हाई डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू नेबरिंग कम्युनिटी। मतलब अगल बगल की कम्युनिटी से ज़्यादा कम्युनिटी इकोटोन वाले इलाके में होती है। जैसे पहले डायग्राम आप देख लीजिए तब बाकी बात करते हैं।
जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये लैंड इकोसिस्टम है, या यहाँ पे हमको नजर आ रहा है इकोसिस्टम 1 इसको कह दिया हमने, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसको इकोसिस्टम 2 कह दिया। और लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में ये जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इकोटोन मार्शलैंड, दलदली इलाका। तो यहाँ पे लैंड वाले भी आ सकते हैं और वाटर वाले भी आ सकते हैं, और इसी वजह से इस इलाके में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है। अब वापस से आते हैं, एज इफेक्ट की बात करते हैं। एज इफेक्ट, जो हमने कहा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, उसी को एज इफेक्ट कहते हैं। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी एट द बाउंड्री या एज ऑफ टू इकोसिस्टम। जो दोनों का काम चल रहा है ना, दोनों तरफ के लोगों का काम वहाँ पे चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस का रेंज ज़्यादा है। एज इफेक्ट जो है वो सबसे पहले ऑडम ने डिफाइन किया था 1958 में, और उन्होंने कैसे डिफाइन किया था इसको, एज द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्पीशीज रिचनेस एट द जंक्शन बिटवीन टू कम्युनिटीज। किस चीज़ की टेंडेंसी है कि जो जंक्शन वाला इलाका है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी और स्पीशीज रिचनेस बढ़ी हुई मिलती है। एज इफेक्ट किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है? एरिया ऑफ ट्रांजिशन जोन से, यानी कि ट्रांजिशन जोन की लंबाई चौड़ाई वह कितनी है, इस चीज से इन्फ्लुएंस होता है। एंड बाय द डिग्री ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। डिग्री ऑफ कंट्रास्ट यानी कि जो दो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, इसमें अलग अलग टाइप की स्पीशीज की मौजूदगी अगर होगी तो वही कंट्रास्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा होगा कंट्रास्ट, उतनी ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। तो अब आप बताएं, एक फॉरेस्ट और ग्रास लैंड का जो बॉर्डर है और एक यंग और मैच्योर फॉरेस्ट का जो बॉर्डर है, इन दोनों में से कहां पे ज़्यादा स्पीशीज मौजूद होंगी? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप की कम्युनिटी है। यंग और मैच्योर फॉरेस्ट तो सेम टाइप की हो गई, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हो। अब बात करते हैं एज स्पीशीज की। तो ये भी पता है, ये वो स्पीशीज हैं जो एज वाले इलाके या इकोटोन वाले इलाके में ही मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। किस पर्पस के लिए? या तो रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये नीचे एक हमने ये अटैच कर दिया था ये इमेज। इसमें रोंकियर लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ पेरिनेटिंग बड प्लांट्स के उसमें। तो इसमें लाइफ फॉर्म्स क्या हैं और प्लांट टाइप्स क्या हैं। अब लोकेशन एग्जैक्टली याद करिए ना, करिए, देख लेंगे एक बार तो ठीक ही रहेगा। जैसे फेनिरोफाइट्स हैं, इसमें पेरिनेटिंग बड जो है ये मोर देन 0.5 मीटर हाइट पे पाया जाता है। किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? ट्री या टॉल श्रब्स होते हैं, इसीलिए पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऊंचाई पे पाया जाता है। फिर केमीफाइट स्मॉल श्रब्स और हर्ब्स हो गए। तो यहाँ पे भी जो पेरिनेटिंग बड है, पेरिनेटिंग बड तो समझ में आ ही रहा होगा ना, जिसकी वजह से नए प्लांट ग्रो करेंगे। तो ये ग्राउंड से ऊपर लेकिन 0.25 मीटर से नीचे रहता है। फिर हेमी क्रिप्टोफाइट, ये प्रोस्ट्रेट श्रब्स होते हैं या हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे पेरिनेटिंग बड जो है सॉइल सरफेस पे या ग्राउंड लेवल पे होता है। क्रिप्टोफाइट जो होते हैं ये बल्ब फॉर्मिंग हर्ब्स होते हैं, जैसे प्याज और ये सब सोलेनम वगैरह। यहाँ पे पेरिनेटिंग बड जो है वो सॉइल में होता है, यानी कि बिलो ग्राउंड लेवल। और थीरोफाइट जो होते हैं एनुअल्स, ब्रेसिका वगैरह, ये सीड में ही पाए जाते हैं इसके पेरिनेटिंग बड। तो रोंकियर लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन, इसमें हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पता चल गए, नए टर्म्स पता चल जाएंगे, और लोकेशन का एक अंदाजा तो लग ही जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी की। बायोजियोग्राफी
बायोजियोग्राफी का क्या मतलब होता है? बायोजियोग्राफी का मतलब है कि जो स्पीशीज़ हैं उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और इस तरीके के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न क्या है, इसी की स्टडी जो है वो बायोजियोग्राफी कहलाती है। अब इसमें एक थ्योरी आती है, इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। ये बात ध्यान रखनी है आप, आइलैंड बायोजियोग्राफी स्पेशली पढ़नी। किसने दिया था? रॉबर्ट मैकार्थर एंड ई ओ विल्सन। ये थ्योरी क्या कहती है? इक्विलिब्रियम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, level of species diversity on habitat islands arises as a balance between process of colonization यानी कि immigration and extinction of species। कहने का मतलब ये है कि किसी आइलैंड वाले हैबिटेट में जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो कितनी होगी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो इमाइग्रेशन और दूसरा स्पीशीज एक्सटिंक्शन। इन्हीं दोनों में जो बैलेंस है उसी की वजह से आइलैंड पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो भी होगी वो हमको देखने के लिए मिलेगी। अब आइलैंड से खाली ये मत समझिएगा कि वो समुद्री आइलैंड जो चारों तरफ पानी, बीच में आइलैंड और झिंगा लाला हु करते हैं खाली उसी पे जो वहाँ के होते हैं निवासी, ऐसा नहीं। आइलैंड का मतलब होता है कोई भी ऐसा हैबिटेट आइलैंड या लैंड, जैसे कि वो पहाड़ की चोटी भी हो सकता है या किसी रेगिस्तान में छोटा सा तालाब, ये भी हो सकता है आइलैंड। कोई भी ऐसा आइसोलेटेड हैबिटेट जो कि अपने जैसे दूसरे हैबिटेट से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हो, उसको हम आइलैंड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब ओशियानिक आइलैंड्स जो होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले आइलैंड्स, वो दो तरीके से फॉर्म होते हैं। दोनों तरीका आसान ही है। कनेक्टिंग लैंड, जो मेन लैंड से जब वो कनेक्टेड थे वो डिसअपियर हो जाए, कैसे बाढ़ वाढ़ आ जाए या हाई टाइड्स आ जाए। और दूसरा लैंड राइजिंग फ्रॉम सी बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज़, तो नीचे से लावा वावा जो है निकलता चला आ रहा है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, और वो किसी वाटर बॉडी के चारों तरफ, या वो पूरी ऊपर की तरफ आ गया और वो उसने छोटा सा लैंड बना दिया, तो उसके चारों तरफ फिर पानी ही पानी है। तो ये दो तरीके हैं। खैर, अब समझने वाली बात देखते हैं। जब कोई आइलैंड लगभग खाली होता है तो उस दौरान क्या होगा भाई? ज़्यादा स्पीशीज है ही नहीं, एकदम खाली है। उस दौरान जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो लो होगा। भाई एक्सटिंक्ट होने के लिए जब स्पीशीज ही नहीं है तो रेट तो लो होगा ही। और जैसे जैसे स्पीशीज की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्सटिंक्शन का रेट भी बढ़ता जाता है। अच्छा, एक बात तो ये होगी एक्सटिंक्शन रिलेटेड। दूसरी बात, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज किसी आइलैंड पे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इमाइग्रेशन का रेट घटता जाएगा। यानी कि नई, भाई जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी आइलैंड पे तो नई स्पीशीज का इमाइग्रेशन आसान तो नहीं होगा, तो इसीलिए वो इमाइग्रेशन रेट घट जाएगा। ये समझना, यही दो की पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक, ये दो जो पॉइंट्स हमने बताया। तो समय के साथ साथ जो काउंटरवेलिंग फोर्सेस हैं किसके? एक्सटिंक्शन के और इमाइग्रेशन के, ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं और एक इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो स्पीशीज रिचनेस का अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ स्पीशीज, कितनी तेजी से नंबर ऑफ स्पीशीज चेंज हो रही है, और ये नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, तो ये चेंज होना और ये प्रेजेंट कितनी है। तो इमाइग्रेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जैसे जैसे स्पीशीज की संख्या बढ़ती जाएगी आइलैंड पे वैसे वैसे इमाइग्रेशन घटता चला जाएगा। एक्सटिंक्शन की बात हम कर रहे हैं। जैसे जैसे
तादाद जो है वो रेट ऑफ चेंज या नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक्सटिंक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि तब ज़्यादा स्पीशीज अवेलेबल होंगी एक्सटिंक्ट होने के लिए। ये पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे जो रेट होगा उसकी वैल्यू ये आएगी, रेट ऑफ चेंज, और नंबर ऑफ स्पीशीज की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगी। इस तरीके का ग्राफ जो है वो आइलैंड जियोग्राफी के लिए, बायोजियोग्राफी के लिए बनता है। अब देखिए, ये जो इमाइग्रेशन और एक्सटिंक्शन, इन दोनों की ही बात हो रही है इसमें, इन्हीं दोनों टर्म को याद रखना है। इन दोनों का जो रेट है वो फिर से अफेक्ट होता है दो फिजिकल फीचर्स से। आइलैंड के जो दो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो भी इमाइग्रेशन और एक्सटिंक्शन रेट्स को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा? साइज ऑफ आइलैंड और डिस्टेंस ऑफ आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड, कितना बड़ा। तो अगर साइज जो है आइलैंड का छोटा होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्पीशीज भी उस पर कम ही आएंगी, और जो स्मॉल आइलैंड्स होंगे उसमें एक्सटिंक्शन रेट हाई होगा, क्योंकि स्मॉल है आइलैंड तो उसमें रिसोर्स वगैरह कहाँ ज़्यादा होंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, रिसोर्स कम होंगे, तो एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होगा। लार्ज आइलैंड्स जो होते हैं उनका हाई इक्विलिब्रियम होता है स्पीशीज का, क्योंकि सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज। मेन लैंड से अगर डिस्टेंस की बात करें तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस है आइलैंड की तो इसका मतलब कि माइग्रेशन वहाँ पे कम हो पाएगा। भाई कितनी दूर ट्रेवल करके कोई स्पीशीज जाएगी आइलैंड पे। तो इसलिए अगर दो आइलैंड्स हैं जिनका साइज बराबर है तो उसमें से जो आइलैंड मेन लैंड के पास होगा वहाँ पे इमाइग्रेशन का रेट ज़्यादा नज़र आएगा। सिंपल सी बात। इसको इस तरीके से ग्राफ से आप समझ सकते हैं। ये रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बता रहा है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, स्मॉल आइलैंड और लार्ज आइलैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सटिंक्शन स्मॉल आइलैंड पे बहुत ज़्यादा स्टीप है, लार्ज आइलैंड पे रिलेटिवली कम है। और जैसे जैसे स्मॉल आइलैंड से लार्ज आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो कम होता जा रहा है, और नंबर ऑफ स्पीशीज तो खैर बढ़ती ही जा रही हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ रेट ऑफ इमाइग्रेशन की बात हो रही है और ये तो खैर नंबर ऑफ स्पीशीज ही है। तो यहाँ पे जो नियर आइलैंड है, पास के जो हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इमाइग्रेशन ऑलरेडी हाई है, और फार आइलैंड पे रेट ऑफ इमाइग्रेशन जो है वो कम होता है। और ये वेरिएशन जो है वो फार आइलैंड नियर आइलैंड के लिए इंडिकेट किया गया है। समझ सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, सेम बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। तो इस तरीके से आइलैंड बायोजियोग्राफी जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर नहीं इसमें कुछ समझ में आएगा तो पूछ लेना।